दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 1781 के संशोधन अधिनियम पर। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर, और रेगुलेटिंग एक्ट को हमने बिल्कुल अच्छे से समझा है। इसके क्या प्रावधान थे, क्या इसका महत्व था, संवैधानिक इसका महत्व क्यों था और क्या था। ठीक है, इन सबको हमने पहली वाली वीडियो में जाना था। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं 1781 के संशोधन अधिनियम पर। तो ये जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, इसको बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, यानी जो बंदोबस्त अधिनियम है यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट थीन। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट आप बोल दीजिए, बंदोबस्त अधिनियम बोल दीजिए। ठीक है, या फिर 1781 का संशोधन अधिनियम बोल दीजिए, बात एक ही है। ये जो अधिनियम पारित किया गया, कहाँ पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में ये पारित किया गया। और ब्रिटिश संसद में ये पारित इसलिए किया गया क्योंकि जो 1773 का संशोधन अधिनियम आया, उसकी जो खामियां थी, उसकी जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए, 1773 के अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए ये जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद में लाया गया था। ठीक है, अब इसका जो महत्व है वो, इसका महत्व सबसे ज़्यादा उच्चतम जो न्यायालय था, ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय था जिसकी कलकत्ता में स्थापना हुई थी, उसके संबंधित है। ठीक है, मतलब इस अधिनियम ने, 1781 के अधिनियम ने उच्चतम न्यायालय को ज़्यादातर प्रभावित किया था। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय को आप जब उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 1781 का संशोधन जो है यानी बंदोबस्त अधिनियम जो है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेनली उच्चतम न्यायालय से ही प्रभावित रहा है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए उच्चतम न्यायालय से ये प्रभावित क्यों रहा है, क्या इसके प्रावधान थे इस अधिनियम के, वो हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो, जो ये उच्चतम न्यायालय को जो 1781 के अधिनियम ने यानी बंदोबस्त अधिनियम ने जो उच्चतम न्यायालय को प्रभावित किया है, वो किस तरीके से किया है। सबसे पहली बात तो एक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो कि मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था। ठीक है, और इसकी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी, इसकी एक परिषद थी। ठीक है, जिसमें 4 सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो इसकी परिषद थी, ठीक है, इनको उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। ठीक है, कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है और जो उसकी परिषद है, जो भी वो निर्णय लेगी उनमें उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या है, मुक्त हो गई है। लेकिन जो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उसकी जो परिषद है, जो ऐसे कार्य हैं जो उनको पद धारण करने से मिले हैं, ठीक है, जो अधिकार उनको पद धारण करने से मिले हैं, उन्हीं अधिकारों के मामले में जो उच्चतम जो न्यायालय है हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पद धारण के समय जो बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल था और जो उसकी परिषद थी, जो गतिविधियां पद धारण के समय में जो करेंगी, उन गतिविधियों पर जो उच्चतम न्यायालय है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अब जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी में भी यही नियम हो गया था कि भैया जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो पद धारण के टाइम में जो भी गतिविधियां करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उन कार्यों में उच्चतम न्यायालय क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तो उच्चतम न्यायालय से मुक्त हो ही गए, साथ में जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, वो भी क्या हो गए, वो भी मतलब बहुत सारे विशेष मामलों में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गए। ठीक है, मतलब ये जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को की जो पावर थी, जो शक्ति थी, उसको छीन लिया 1781 के संशोधन अधिनियम ने। ठीक है, एक तो ये हो गया प्रावधान। दूसरा जो प्रावधान था, जो राजस्व बाबत जो मामले थे, बाबत का मतलब होता है के विषय में, मतलब संबंध में, राजस्व से संबंधित जो भी मामले थे, ठीक है, वो भी मतलब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए, मुक्त कर दिए कि भैया जो राजस्व वसूली होगी या फिर राजस्व एकत्रित करने का जो तरीका है, जो भी राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं, उनमें न्यायालय क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रावधान था 1781 के बंदोबस्त अधिनियम में, वो ये था
जो प्रांतीय न्यायालय हैं, ठीक है, प्रांतीय जो न्यायालय हैं उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय में वो अपील नहीं कर सकते हैं प्रांतीय न्यायालय। तो ये भी मतलब जो उच्चतम न्यायालय है इसके क्षेत्राधिकार से प्रांतीय न्यायालय को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय की क्या छीन ली, शक्ति छीन ली, और राजस्व मामले में भी उच्चतम न्यायालय की क्या छीन ली, वो शक्ति छीन ली। तो अब जो प्रांतीय मामले हैं, तो ये जो प्रांतीय न्यायालय हैं ये अपील कहाँ पे करेंगे, अगर उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, ये अपील करेंगे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी जो परिषद है, ठीक है, उसकी जो काउंसिल थी उसमें ये लोग अब अपील करेंगे, ना कि उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। ये प्रावधान किया गया था जो बंदोबस्त अधिनियम है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए, प्रांतीय न्यायालय की अपील अब उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी तो कहाँ होगी, वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो परिषद थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, वहां पे अपील होगी, ठीक है। जो अगला जो प्रावधान था वो ये था, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, उस परिषद को नियम और विनिमय बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई, ठीक है भैया, जो नियम बनाएगी, ठीक है, यानी प्रांतीय न्यायालयों से संबंधित जो नियम बनाएगी, ठीक है, गवर्नर जनरल के जो मतलब और भी जो मतलब गतिविधियां थी उनके लिए जो नियम बनाएंगी वो कौन बनाएगी, वो बनाएगी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो एक मतलब सलाहकार के लिए जो 4 सदस्य समिति वो परिषद बिठाया गया था, परिषद, ठीक है, तो वो परिषद अब नियम बनाएगी, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल नियम बनाएगी, ना कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ये मतलब उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिए गए थे, ये भी एक इसमें प्रावधान था। अब जो अगला जो प्रावधान है वो ये है कि कोलकाता के जो भी निवासी हैं वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रखा, जो उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखा, किनको, कोलकाता के निवासियों को। अब कोलकाता के निवासियों में देखियो हिंदू भी थे, ठीक है, और मुस्लिम भी थे, तो इनके लिए उन्होंने क्या प्रावधान किया कि भैया जो मुसलमानों को प्रभावित करने वाले जो नियम होंगे, कानून होंगे, उनको मतलब मुसलमानों का एक अलग काजी होगा, उसके आधार पे मतलब वो क्या करेंगे, फैसला लेंगे, और जो हिंदुओं से संबंधित जो मामले होंगे वो हिंदुओं के आधार पे, हिंदुओं की कानून व्यवस्था के तहत क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो मतलब जो कलकत्ता के जो निवासी थे उनको तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रखा है, लेकिन गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुक्त कर दिया, राजस्व संबंधी जो मामले थे उनको मुक्त कर दिया, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी तो कहाँ होगी, काउंसिल में होगी। ये सब बदलाव आए, चेंजेस आए, ये प्रावधान किए गए, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो नियम विनियम बनाने की शक्ति उसको दे दी गई थी। मतलब ये सभी प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत आए थे। आशा करता हूं कि जो 1781 का जो बंदोबस्त अधिनियम था, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो इसने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, और इसकी जो एक परिषद थी, 4 सदस्यीय परिषद, ठीक है, यानी काउंसिल, उसको भी मुक्त कर दिया। दूसरी बात, राजस्व संबंधी जो मामले थे, ठीक है, रेवेन्यू संबंधी जो मामले थे, उनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। प्रांतीय न्यायालयों की अपील उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दी थी, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद को नियम विनियम बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद कोलकाता के निवासियों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। ये सभी प्रावधान 1781 के बंदोबस्त अधिनियम में किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो ये अधिनियम है, इसमें जो 1781 के अधिनियम में जो बात की गई है, ज्यादातर वो किससे की गई है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित की गई है, ठीक है, जो कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।